आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसे अभेद्य किले के बारे में कल्पना करते हैं। एक ऐसा ढांचा जो इतनी मजबूती से बंधा है कि बाहर से आने वाले सबसे ताकतवर रासायनिक हमलावर भी उससे टकराकर बस वापस लौट जाते हैं। हाँ, और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। रसायन विज्ञान में ये रोज का ड्रामा है। बिल्कुल। आज हम केवल कुछ रसायनों या किताबों में छपे बोरिंग फॉर्मूलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा मकसद है कि हम इन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस को पूरी तरह से एक स्टोरी टाइप में एक्सप्रेस करें। ये तरीका इसे समझने के लिए एकदम सही रहेगा, है ना? जहां हर मॉलिक्यूल का अपना एक किरदार है, अपना एक मकसद है। तो आज के हमारे जो सोर्स मटेरियल है वो हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की दुनिया पर आधारित हैं। हम इस मॉलिक्यूलर वॉरफेयर को, मतलब इस आणविक युद्ध को बिल्कुल करीब से देखने वाले हैं। शुरुआत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि जब हम इन मॉलिक्यूल्स की गहराई में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि रसायन विज्ञान में कुछ भी बिना किसी ठोस कारण के नहीं होता। मतलब हर बॉन्ड के टूटने के पीछे एक कहानी होती है। बिल्कुल, हर एक बॉन्ड के टूटने और जुड़ने के पीछे एक पूरी भौतिक और तार्किक कहानी होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब साझेदारी से, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड से। मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि कार्बन एक बहुत ही सीधा साधा साझा करने वाला किरदार है। हाँ, कार्बन की फितरत ही शेयरिंग होती है। लेकिन उसने हैलोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है। अब हैलोजन की फितरत क्या है? सोर्स मटेरियल बताता है कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आम भाषा में कहें तो वो इलेक्ट्रॉन्स का लालची है। वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बस अपनी तरफ खींच कर रखता है। और यहीं से पूरी अस्थिरता की नींव पड़ती है। जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है तो उस पर एक आंशिक नकारात्मक चार्ज, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओहो, तो कार्बन का क्या होता है? इसके नतीजे में बेचारे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिससे उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अब कार्बन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। और क्योंकि कार्बन अब असुरक्षित है, ये बाहर की दुनिया के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है। मतलब इस कहानी में अब उन नए किरदारों की एंट्री होती है जिन्हें न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाले। सही कहा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है और वो किसी ऐसे कार्बन की तलाश में है जो पॉजिटिव हो, जहां वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकें। हम इसे द रिप्लेसमेंट ड्रामा कह सकते हैं। ये नाम एकदम सटीक है इस प्रक्रिया के लिए। बाहर से एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल आता है और वो उस लालची हैलोजन को हटाकर खुद कार्बन के साथ जुड़ जाना चाहता है। लेकिन सोर्स के अनुसार ये रिप्लेसमेंट दो अलग अलग तरीकों से होता है, SN2 और SN1। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन के आसपास का माहौल कैसा है। माहौल? हाँ। मतलब जैसे अगर हम प्राइमरी हैलाइड्स की बात करें, जहां कार्बन के आसपास सिर्फ छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं और ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है, तो वहां SN2 मैकेनिज्म होता है। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, इसे मैं एक सरप्राइज एंट्री की तरह देखती हूँ। नया न्यूक्लियोफाइल पीछे से दबे पांव आता है, क्योंकि सामने तो वो हैलोजन बैठा ही है। सही पकड़ा। वो पीछे से कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू करता है और उसी समय, मतलब बिल्कुल उसी पल, सामने से हैलोजन बाहर निकल जाता है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन? यस, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने ठीक पीछे से हमला किया है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे पलट जाता है जैसे तेज आंधी में कोई छाता उल्टा हो जाता है, और ये सब एक ही झटके में होता है। अरे वाह, आंधी में छाते वाला उदाहरण तो बहुत ही विजुअल है। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब हम टर्शरी हैलाइड्स की बात करते हैं। वहां कार्बन के चारों तरफ 3 बड़े-बड़े एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। मतलब वहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि पीछे से हमला करने की कोई जगह ही नहीं बची। नया न्यूक्लियोफाइल वहां घुस ही नहीं सकता। एकदम सही। तो ऐसे में SN1 मैकेनिज्म काम आता है, जिसे मैं कहूंगी एक प्लान्ड ब्रेकअप। प्लान्ड ब्रेकअप? हाँ, कह सकते हैं। मतलब पहले वो लालची हैलोजन आराम से अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाता है और कार्बन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेला रह जाता है, एक कार्बोकैटायन के रूप में।
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर जब जगह पूरी तरह खाली हो जाती है तब नया न्यूक्लियोफाइल सामने या पीछे कहीं से भी आकर जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? कार्बन तो अकेले बहुत अस्थिर होता है ना, वो अपना बॉन्ड तोड़कर एक कार्बोकैटायन के रूप में अकेला क्यों रहना चाहेगा? ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में लगता है कि कार्बोकैटायन अस्थिर होना चाहिए, लेकिन टर्शियरी कार्बन के मामले में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता? इसके आसपास जो 3 बड़े एल्काइल ग्रुप्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को दान करने वाले होते हैं। इसे इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ओके, प्लस आई इफेक्ट। वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस अकेले कार्बन की तरफ धकेलते हैं, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। उसे एक तरह का सहारा मिल जाता है। ओ, तो आसपास के ग्रुप्स एक तरह से बैकअप सपोर्ट का काम कर रहे हैं। कमाल है। हाँ, और इसी सहारे और स्टेबिलिटी की वजह से वो हैलोजन के जाने का इंतजार कर पाता है। अब ये तो हुई हमले के तरीकों की बात, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहे हैं उनकी अपनी कहानियां भी हैं। बिल्कुल हैं। जैसे जब हाइड्रोक्साइड आयन आता है तो वो हैलोजन को हटाकर अल्कोहल बना देता है। ये तो एक बहुत ही सीधी बात है। लेकिन अमोनिया के साथ जो होता है उसे अमोनोलिसिस कहते हैं। इसे मैं कभी नर खत्म होने वाले मेहमानों का सिलसिला कहना पसंद करूंगी। ये वाकई रसायन विज्ञान की सबसे दिलचस्प श्रृंखलाओं में से एक है। होता ये है कि अमोनिया आता है, हैलोजन को हटाता है और प्राइमरी एमाइन बनाता है, लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकती। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान एक दिन के लिए घर आए और फिर मतलब पूरा परिवार ही बसा ले। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो प्राइमरी एमाइन फिर से किसी दूसरे हैलो एल्केन पर हमला कर देता है और सेकेंडरी एमाइन बन जाता है। फिर वो टर्शियरी एमाइन बनाता है और अंत में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अमोनिया एक बार हमला करके शांत क्यों नहीं बैठ जाता? ये सिलसिला आगे क्यों बढ़ता ही जाता है? इसके पीछे भी वही इंडक्टिव इफेक्ट का विज्ञान है जिसका हमने अभी जिक्र किया था। अच्छा, वो कैसे? जब अमोनिया हैलोजन को हटाकर कार्बन से जुड़ता है तो जो नया अल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स धकेलता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है? एकदम सही। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी प्राइमरी अमाइन असल में अमोनिया से भी ज्यादा ताकतवर और लालची न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अरे बाप रे। उसकी भूख शांत होने के बजाय और बढ़ गई है, इसलिए वो और ज्यादा तेजी से दूसरे हेलो एल्केन पर हमला करता है। ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब हर हमले के बाद मॉलिक्यूल और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। हाँ, तो क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? अगर किसी को सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही चाहिए हो तो क्या किया जाए? इसे कंट्रोल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। शुरुआत में ही अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा डाल दी जाए, मतलब एक्सेस अमोनिया रखा जाए, अच्छा, कि जब कोई नया प्राइमरी अमाइन बने तो उसके सामने हमला करने के लिए कोई हेलो एल्केन बचे ही नहीं, सारी जगह अमोनिया ने ही घेर लियो। तब रिएक्शन पहले स्टेप पर ही रुक जाएगी। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब एक और किरदार की बात करते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी और दोहरे चेहरे वाला है। आप साइनाइड आयन की बात कर रही हैं? बिल्कुल, साइनाइड आयन सोर्स मटेरियल इसे एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहता है। मतलब ये कार्बन की तरफ से भी हमला कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। और वो किस तरफ से हमला करेगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो रिएक्शन में किस रूप में आया है। मतलब उसके पार्टनर पर निर्भर करता है। हाँ, अगर हम पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN का इस्तेमाल करते हैं तो कहानी अलग होती है। KCN मुख्य रूप से एक आयोनिक कंपाउंड है। जब ये टूटता है तो पोटेशियम अलग हो जाता है और साइनाइड आयन पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमला कौन करेगा? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत और स्थिर होता है, इसलिए हमला कार्बन की तरफ से होता है और एल्काइल साइनाइड बनता है। लेकिन सोर्स मटेरियल में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम सिल्वर साइनाइड मतलब AgCN का इस्तेमाल करें तो कहानी का अंत ही पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है। मतलब वो इतनी आसानी से एक दूसरे को नहीं छोड़ते। एकदम सही। AgCN में सिल्वर ने कार्बन को कसकर पकड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन हमला करने के लिए आजाद ही नहीं है। तो फिर कौन आगे आता है? अब मजबूरी में नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके आगे आना पड़ता है।
जब नाइट्रोजन हमला करता है तो मॉलिक्यूल उल्टा जुड़ता है और हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। फाइल्स हैलोजन की जगह लेना चाहते थे, लेकिन क्या हो अगर आने वाला किरदार साझेदारी चाहता ही ना हो? मतलब वो बस कुछ चुरा के भागना चाहता है। यहाँ से हमारी कहानी द ग्रेट एस्केप यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ मुड़ती है। एलिमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल की जगह एक बहुत ही ताकतवर बेस मैदान में आता है, जैसे कि अल्कोहलिक KOH। अच्छा, तो ये बेस क्या करता है? अब बेस की फितरत ये होती है कि उसे कार्बन से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ प्रोटॉन चाहिए, यानी H+। ओके। तो वो हैलोजन वाले कार्बन पर हमला करने के बजाय उसके ठीक बगल वाले कार्बन, जिसे बीटा कार्बन कहते हैं, उस पर हमला करता है और वहां से एक प्रोटॉन चुरा लेता है। इसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है ना? बिल्कुल। हम इसे स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ही बेस उस प्रोटॉन को चुराता है, इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। मॉलिक्यूल में एक जोरदार झटका लगता है। एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह। हाँ, प्रोटॉन के जाने से जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो अंदर की तरफ घिरते हैं और इस धक्के की वजह से हैलोजन को मॉलिक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारा हैलोजन। अब उन दोनों कार्बन्स के पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो आपस में ही एक और हाथ मिला लेते हैं, एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह जन्म होता है एक एल्कीन का। एक चीज गिरती है और दूसरी अपने आप ट्रिगर हो जाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पैदा होती है। कैसी स्थिति? क्या हो अगर मॉलिक्यूल बड़ा हो और उसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन मौजूद हो, तब बेस किस कार्बन से प्रोटॉन चुराएगा और डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहीं पर एंट्री होती है Z-सेव के नियम की। इसे एक तरह का आणविक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माना जा सकता है। ज़ाइत्सेव का नियम। हाँ, ये नियम कहता है कि हमेशा वो एल्कीन प्रमुख रूप से बनेगा जिसके डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हों। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मतलब मॉलिक्यूल टूटने के बाद भी वही रूप लेगा जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मतलब मॉलिक्यूल को कैसे पता चलता है कि उसे कौन सा रूप लेना है? देखिए, मॉलिक्यूल के पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन प्रकृति हमेशा सबसे कम ऊर्जा और सबसे अधिक स्थिरता के रास्ते पर चलती है। ऊर्जा और स्थिरता। अच्छा। जब डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन यह इलेक्ट्रॉन्स के फैलाव का एक तरीका है जो पूरे मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है। जब रिएक्शन हो रही होती है तो जो ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्थिर होती है, रिएक्शन स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो ये स्थिरता की भूख है जो सारे नियम तय कर रही है। बिल्कुल। अब तक हमने एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल्स के साथ इन मॉलिक्यूल्स का खेल देखा, लेकिन अब हम कहानी में कुछ बहुत ही भारी भरकम किरदारों को उतारने वाले हैं। आप धातुओं की बात कर रही हैं? मेटल्स? हाँ, धातुएं। जब मेटल्स की एंट्री होती है तो कहानी में मैच मेकिंग और सुपर पावर्स देखने को मिलती हैं। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया रसायन विज्ञान में सिंथेसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे पहला नाम आता है वुड्स रिएक्शन का। अच्छा, इसमें क्या होता है? यहाँ सोडियम धातु Na एक बहुत ही आक्रामक मैचमेकर का काम करती है। होता ये है कि जब हम ड्राई ईथर की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड्स की मुलाकात सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम बहुत तेजी से हैलोजेंस को बाहर खींच लेता है। हाँ, हैलोजेंस को छीन लेता है। अब जो दो बेसहारा कार्बन चेन्स बचती हैं, सोडियम उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। मतलब अगर कोई ब्रोमोमीथेन लेकर रिएक्शन शुरू करता है जिसमें एक कार्बन है, तो सोडियम उन दोनों को जोड़कर इथेन बना देगा जिसमें 2 कार्बन है। ये एक जादुई तरीके से मॉलिक्यूल की चेन को सीधा दुगना कर देता है और इससे हमेशा एक सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बनता है। लेकिन जहां सोडियम एक मैचमेकर है, वहीं मैग्नीशियम तो पूरे मॉलिक्यूल का चरित्र ही बदल देता है। हाँ, मैग्नीशियम के आने से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम चुपचाप कार्बन और हैलोजन के बीच जाकर बैठ जाता है, लेकिन मैग्नीशियम के बीच में घुसने से इतना बड़ा क्या बदलाव आ जाता है? इसे रसायन विज्ञान में अम्पोलंग कहते हैं। कंपोलंग? नहीं, कंपोलंग नहीं, अम्पोलंग। इसका मतलब है पोलैरिटी का उलटना।
याद है शुरुआत में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। हाँ, हैलोजन की वजह से। मैग्नीशियम धातु है और वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहती है। जैसे ही वो जुड़ता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड बेहद पोलर हो जाता है और अब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ धकेल दिए जाते हैं। अरे! जो कार्बन पहले कमजोर और पॉजिटिव था, अब उस पर एक भारी नेगेटिव चार्ज आ गया है। वो एक बेहद ताकतवर न्यूक्लियोफाइल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। ये तो किसी आम इंसान को रातों रात सुपर हीरो बनाने जैसा है। लेकिन अगर ये सुपर वेपन इतना ताकतवर और रिएक्टिव हो गया है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे तो लगता है कि ये हवा में मौजूद नमी या पानी की एक छोटी सी बूंद से भी रिएक्ट कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। पानी में जो हाइड्रोजन होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसे तुरंत छीन लेता है और पलक झपकते ही वापस एक आम हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। वाओ! इसीलिए लेबोरेटरी में इसे खोजना और बनाना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। इसे एकदम सूखे माहौल में, जिसे एनहाइड्रस कंडीशन कहते हैं, जहां पानी का एक मॉलिक्यूल भी ना हो, वहां बनाना पड़ता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। इन हैलोजन से छुटकारा पाने का एक और तरीका रिडक्शन है, जहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक तारणहार की तरह आता है। LiAlH4। हाँ, ये एक ताकतवर हाइड्राइड आयन भेजता है जो हैलोजन को धक्का मारकर बाहर कर देता है और मॉलिक्यूल को वापस उसकी मूल अवस्था यानी एल्केन्स में रिड्यूस कर देता है। अभी तक की हमारी इस चर्चा में एक बात बहुत साफ है। वो क्या? हम उन कार्बन चेन्स की बात कर रहे थे जो टूट रही थीं, जुड़ रही थीं, अपने अंदर बदलाव ला रही थीं। लेकिन अब हमें उस अभेद्य किले की बात करनी चाहिए जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, द अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस, मतलब हैलोअरीन्स। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि हैलोजन किसी सीधी चेन से नहीं बल्कि एक बेंजीन रिंग से जुड़ गया है। बेंजीन रिंग, रसायन विज्ञान का सबसे मजबूत ढांचा। अब ये कोई आम घर नहीं रहा, ये एक ऐसा किला बन गया है जिससे भेदना लगभग नामुमकिन है। वो रिप्लेसमेंट ड्रामा जो पहले मजे से चल रहा था, वो इस किले के दरवाजे पर आके पूरी तरह फेल हो जाता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ हैलोजन को नहीं हटा सकता। और इसके पीछे कई बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक कारण है ना? बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रेजोनेंस। रेजोनेंस? हाँ, हैलोजन के पास जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लोन पेयर, वो बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर एक तरह का डांस करने लगते हैं। डांस? हाँ, इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से कार्बन और हैलोजन के सिंगल बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये बॉन्ड पहले से छोटा हो जाता है और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब किले के दरवाजे को अंदर से लोहे की छड़ों से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। दूसरा कारण हाइब्रिडाइजेशन है ना? बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये हैलोजन के साथ अपने बॉन्ड को बहुत कसकर पकड़ कर रखता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा भौतिक कारण है। बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन्स का एक घना बादल होता है जिसे पाई क्लाउड कहते हैं। ये एक ढाल या किले की खाई की तरह काम करता है। ये पाई क्लाउड असल में है क्या? क्या ये कोई असली भौतिक ढाल है? हम इसे एक मैग्नेटिक रिपल्शन या चुंबकीय विकर्षण की तरह समझ सकते हैं। ओके। बेंजीन के 6 कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रिंग के ऊपर और नीचे एक छल्ले के रूप में घूमते रहते हैं। जब कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आता है जिसके पास खुद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, और जो नेगेटिव है, तो ये रिंग का नेगेटिव क्लाउड उसे दूर से धकेल देता है। समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ना। तो SN2 मैकेनिज्म, मतलब पीछे से हमला, तो इस पाई क्लाउड की वजह से पूरी तरह ब्लॉक हो गया। बिल्कुल ब्लॉक हो गया। और अगर हम SN1 मैकेनिज्म की सोचें, जहां पहले हैलोजन को निकलना होता है, तो वो भी यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि अगर हैलोजन किसी तरह निकल भी जाए तो जो फिनाइल कैटायन बनेगा वो प्रकृति में बेहद अस्थिर होता है। एकदम अस्थिर। प्रकृति कभी भी इतनी अनस्टेबल चीज नहीं बनाना चाहेगी। तो क्या इस किले को भेदना वाकई नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको आणविक तोपों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे डॉज प्रोसेस कहते हैं। आणविक तोपें मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी? हाँ, अगर हम 623 केल्विन का प्रचंड तापमान और 300 एटमॉस्फेयर का भारी दबाव डालें तो जाकर कहीं क्लोरोबेंजीन टूटता है और फिनॉल बनता है। ये एक ब्रूट फोर्स का तरीका है। बाप रे।
या फिर एक कूटनीतिक तरीका भी है, किले के दरवाजों पर कुछ शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स लगा दिए जाएं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप। हाँ, NO2 ग्रुप्स। ये ग्रुप्स किले के अंदरूनी ताकत को, उस पाई क्लाउड को सोख लेते हैं। इससे रिंग कमजोर पड़ जाती है और तब न्यूक्लियोफाइल का हमला थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इस बेंजीन रिंग की अपनी एक पसंद भी है। इसे न्यूक्लियोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हमलावर पसंद नहीं है, लेकिन इसे इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत पसंद है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है। बिल्कुल, रिंग खुद के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दिल खोलकर स्वागत करती है। और यहीं पर हैलोजन का एक बहुत ही विरोधाभासी किरदार देखने को मिलता है। विरोधाभासी कैसे? एक तरफ तो वो अपने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे रिंग थोड़ी कमजोर या डीएक्टिवेट हो जाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ अपने रेजोनेंस की वजह से, मतलब प्लस एम इफेक्ट की वजह से, वो आने वाले मेहमानों यानी इलेक्ट्रोफाइल्स को एक खास रास्ता भी दिखाता है। रास्ता दिखाता है? वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह घुमाता है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से कहता है, सीधे ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर जाकर बैठो। अरे वाह! और यहाँ भी एक दिलचस्प बात है कि पैरा पोजिशन पर ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजिशन हैलोजन के बहुत करीब होती है, वहाँ भीड़-भाड़ ज्यादा होती है। पैरा पोजिशन बिल्कुल दूसरी तरफ एकदम खुली और शांत होती है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। बहुत सही एक्सप्लेनेशन। अंत में अगर हम इन मजबूत हैलोएरीन्स की मुलाकात सोडियम जैसी धातुओं से करवाएं, तो यहाँ भी हमें बेहतरीन गठबंधन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे वर्ड्स-फिटेग रिएक्शन। इसमें एक तरफ से एक मजबूत हैलोएरीन आता है, मतलब किले वाला मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ से एक साधारण हैलोएल्केन आता है, मतलब चेन वाला मॉलिक्यूल। सोडियम दोनों के हैलोजन्स निकालकर उन्हें आपस में मिला देता है और हमें अल्काइल बेंजीन मिलता है, जैसे कि टॉल्वीन। ये तो एक तरह का राजनीतिक गठबंधन लगता है। और अगर दोनों ही तरफ से हैलोअरीन्स आ जाएं, तो उसे फिटिग रिएक्शन कहते हैं। हाँ, फिटिग रिएक्शन। दो विशाल किले आपस में जुड़ जाते हैं और बाइफिनाइल जैसी एक बहुत ही मजबूत संरचना तैयार करते हैं। ये सफर बहुत कुछ सिखाता है। इन रासायनिक कहानियों और इन स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझना केवल एक थ्योरी रटना नहीं है। तो और क्या है? यही वो मूल भाषा है, वो कोडिंग है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई जीवन रक्षक दवाइयां बनाते हैं, नए और टिकाऊ मटेरियल्स डिजाइन करते हैं। ये वाकई कमाल की बात है। हमने कमजोर और आसानी से अपना रूप बदलने वाले हैलोएल्केन्स की कहानियों से शुरुआत की थी और फिर हम पहुंचे बेहद मजबूत और अपने नियम खुद तय करने वाले हैलोअरीन्स के किले तक। आज के इस विश्लेषण ने ये साबित कर दिया है कि रसायनों की दुनिया कितनी जीवंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। हाँ, साइनाइड वाला किस्सा याद है ना? बिल्कुल। सिर्फ एक कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड का फर्क, मतलब KCN बनाम AgCN, पूरी की पूरी रिएक्शन की कहानी और उसके अंत को पलट कर रख देता है। एक छोटा सा बॉन्ड और पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बदल गया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे अपने पर्यावरण में ऐसे कितने और अदृश्य छोटे छोटे आणविक बदलाव लगातार हो रहे होंगे जो एक झटके में पूरी कहानी का रुख मोड़ सकते हैं। जिन पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते। सही कहा। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे छोटी और